Hi, I'm Pankaj Aman and welcome to the YouTube channel of Aman Life Science Academy. Today we are talking about the extracellular matrix and the importance of extracellular matrix. As we know that the term which clearly specify the extracellular and matrix. This term is composed of mainly three small words, which is extra, cellular, and matrix. These these three words clearly specify if a cell contains extra a matrix that is called extracellular matrix. Here we will talking about the extracellular matrix in detail. Mainly, we will talk here about the structure of extracellular matrix, function, and its importance in development and signaling. So we are starting. In the very first slide, which is the introduction of extracellular matrix, पहला स्लाइड जो हमारा है वो है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। तो ये जो स्लाइड है ये कहता है कि the extracellular matrix is a complex combination of protein and polysaccharides that is secreted and assembled by the cells into a network in which the components binds to one another. बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है किन किन चीजों का? ये दो चीजों का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। पहला है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन एंड पॉलीसेकेराइड। दैट मीन्स कि प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड मिलके एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि अल्टीमेटली फॉर्म करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये जो होता है ये सिक्रीट एंड असेंबल किया जाता है बाय सेल्स। ये सिक्रीटेड एंड असेंबल्ड बाय सेल्स। ठीक है, अब कह रहा है कि इनटू अ नेटवर्क इन विच द कंपोनेंट्स बाइंड्स टू वन अनदर। एक नेटवर्क में सिक्रीट हो जाता है या असेंबल होता है, पूरा एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि the extracellular matrix is often involved in holding cells and tissues together. एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो मेनली सेल्स को होल्ड करके रखता है और टिश्यूज को होल्ड करके रखता है। दैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ सेल्स को होल्ड करके रखता है। अब थर्ड वर्ड क्या है कि सेल एडहेशन, सेल माइग्रेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ epithelial sheets and tubes all depends on the ability of cells to form attachment of extracellular matrix. कहने का मतलब है कि सेल एडिशन, सेल माइग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इपिथेलियल शीट्स और ट्यूब, ये जो होता है ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि एबिलिटी ऑफ सेल्स की अटैचमेंट का एक्स्ट्रा सेलुलर से, यानी कि सेल का अटैचमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर से ही डिसाइड करता है कि वो सेल कितना एडहेयर कर रहेगा, यानी कि एक दूसरे से बाइंड रहेगा, या वो सेल माइग्रेट करके कहीं और जाएगा। अगर लूजली बाइंडिंग है तो वो आराम से माइग्रेट कर सकता है, या इपिथेलियल शीट्स का फॉर्मेशन या ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये पूरी की पूरी तरह से डिपेंड करता है सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर से अटैचमेंट। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, ये हमारा फ्लो चार्ट जो है वो कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है मेनली दो चीजों का बना होता है। प्रोटियोग्लाइकेन्स, ये बना रहता है कि प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। मेनली जो प्रोटियोग्लाइकेन्स होता है, जैसे कि टर्म्स ही आपको समझ में रहा है, प्रोटियो एंड ग्लाइकेन्स, दैट मीन्स कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, दो चीजों के कॉम्प्लेक्स होने से ये एक वर्ड बना है प्रोटियोग्लाइकेन। तो कहता है कि प्रोटीन और क्या कहता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से बनता है। अब मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट इसमें होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स, गैग्स। ग्लाइकोसो एमिनो ग्लाइकेन्स, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि एमिनो ग्रुप कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा।
तो ये ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकेन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इन्वॉल्व होता है, वो प्रेजेंट रहता है, वो कुछ इस टाइप का होता है कि हाइलुरोनोन, कॉन्ड्रोइटिन एंड ड्रामेटिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट। ये जो चार चीजें हैं मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकेन के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन में मेनली जो होते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा कोलाजिन, मेनली जो होता है वो कोलाजिन मिलता है, और जो दूसरा मिलता है वो होता है इलास्टीन। ठीक है, ये जो दूसरा मिलता है इसमें वो होता है इलास्टीन। ठीक है, मतलब फाइब्रस प्रोटीन में कोलाजिन, इलास्टीन, ये सारा का सारा, कोलेजन का बहुत सारा टाइप होता है वो मिलता है। अब हम देखते हैं ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है, ये जो जिस चीज से बेस्ड है, ये वाला जो चीज है, ये सारा का सारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या कहें बाहर कहें, तो बाहर बहुत सारे टाइप्स के देखिएगा आपको यहाँ मिलेंगे प्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेन्स। ठीक है ना, फाइब्रस प्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकेन्स आपको मिलेंगे। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये येलो वाले जो छोटे छोटे हैं वो न्यूट्रोजेंस हैं, पर्लिकेन्स हैं, लैमिन्स हैं, कोलाजेंस हैं, टाइप 4 कोलाजेंस, इंटीग्रीन्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के और भी आपको ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकेन्स मिलेंगे। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं से हमें बता रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होता है। सॉरी, हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, तो ये नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है ये बताता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहता है, तो कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन, कोलाजेन, प्रोटियोग्लाइकेन, ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकेन जिसके बारे में बोल रहे थे, एंड वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कर फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन। ठीक है, ये कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स प्रोटीन का बना होता है, और वो मैट्रिक्स प्रोटीन कहलाते हैं कोलाजेन, ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकेन यानी कि प्रोटियोग्लाइकेन्स, फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि प्रोटियोग्लाइकेन्स मॉलिक्यूल आर कनेक्टिव टिश्यू in connective tissue typically form a highly hydrated gel like ground substance in which fibrous protein are embedded। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि प्रोटियोग्लाइकेन्स मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे कि अगर बात करेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू में, तो वो बहुत ही हाईली हाइड्रेटेड होता है। दैट मीन्स कि कहने का मतलब है वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है, हाइड्रेटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जो उसके ग्राउंड सब्सटेंस जिसपे वो टिका रहता है वो जेल लाइक होता है। ठीक है ना, जिसमें फाइब्रस प्रोटीन भी, उस जेल में फाइब्रस प्रोटीन भी इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पॉलीसेकेराइड जेल रेसिस्ट compressive force on the matrix while permitting the rapid diffusion of nutrients, metabolites, hormones between the blood and the tissue। बहुत ध्यान से कह रहा है कि पॉलीसेकेराइड जो होता है वो रेसिस्ट करता है, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वो रेसिस्ट करता है कॉम्प्रेसिव फोर्स का। जैसे कि अगर कॉम्प्रेशन लग रहा है किसी भी सेल पे, तो उसके जो मैट्रिक्स होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होंगे, वो उसको रेसिस्ट करेंगे, उस पर कॉम्प्रेस नहीं होने देंगे, उसको रोकेंगे। साथ ही साथ परमिट करता है रैपिड डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के रैपिड डिफ्यूजन को परमिट करता है, मेटाबोलाइट के रैपिड डिफ्यूजन को परमिट करता है, एंड एज वेल एज हार्मोन के रैपिड डिफ्यूजन को प्रमोट करता है। यानी कि जितने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो रैपिड डिफ्यूजन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। अब ये कह रहा है कि ब्लड और टिश्यूज के बीच में, यानी कि ब्लड से अगर हार्मोन को टिश्यू के पास जाना होगा तो वो कहीं ना कहीं रैपिड डिफ्यूजन के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, यानी कि सर कहीं ना कहीं है ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो पोरस टाइप का सब्सटेंस होता है, जहां से इजीली कोई भी न्यूट्रिएंट, मेटाबोलाइट एंड हार्मोन्स वो डिफ्यूज करके टिश्यू के, ब्लड से टिश्यू के पास चला आ सकता है। और इस स्लाइड में जो लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ सेल मूवमेंट, सिग्नल फॉर डेवलपमेंटल इवेंट। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सेल मूवमेंट के लिए कि किस डायरेक्शन में इसको सेल को मूव करना है। ठीक है ना, इसके साथ साथ सिग्नल फॉर डेवलपमेंटल इवेंट्स, जैसे कि कोई भी डेवलपमेंटल इवेंट्स होता है उसके लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटीग्रीन वगैरह है, या और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल मॉलिक्यूल्स के लिए सिग्नलिंग का काम करते हैं। ठीक है,
ये कह रहा है कि प्रोटीओग्लाइकेंस, जैसे कि बात कर रहे थे जब हम डिवीजन की, तो उसमें देख रहे थे कि प्रोटीओग्लाइकेंस जो है एक टाइप है और दूसरी तरफ क्या था, तो फाइब्रस प्रोटीन था। तो हम मेनली अभी प्रोटीओग्लाइकेंस के बारे में बात करें तो प्रोटीओग्लाइकेंस इज मेनली कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, मेनली 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। ये जो 2 कंपोनेंट्स है, पहला है कोर प्रोटीन और दूसरा है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन। कोर प्रोटीन जो होता है, जैसे कि सिनडेकेन की बात करें, या ये दूसरा जो है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन जो होता है, ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड चेन होता है जो कि मतलब कोवेलेंटली अटैच होता है कोर प्रोटीन से। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका गैग मॉलिक्यूल जो है वो कहीं ना कहीं कोर प्रोटीन से कोवेलेंटली अटैच्ड रहता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रोटीओग्लाइकेन जो होता है वो कोर प्रोटीन प्लस ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन से बना होता है। तो ये कोवेलेंटली अटैच्ड होता है या नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होता है, तो ये कोवेलेंटली अटैच्ड होता है। अब बात करते हैं कोर प्रोटीन के बारे में। तो कोर प्रोटीन कहता है कि कोर प्रोटीन ऑफ ए प्रोटीओग्लाइकेन is covalently joined by the gag molecule to the serine side chain on the core protein in Golgi apparatus before delivery to the exterior of the cell by exocytosis। कहने का मतलब ये है कि जो कोर प्रोटीन, जैसे कि मान लीजिए ये कोर प्रोटीन है, ठीक है, और यहाँ सेरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सेरीन मॉलिक्यूल है, तो इसी सेरीन से ये आपका गैग मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहेगा। जितने भी गैग मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपका इसी सेरीन रेसिड्यू से आपका अटैच्ड रहेगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर कोर प्रोटीन, अगर ये कोर प्रोटीन है तो इस कोर प्रोटीन से में जो सेरीन प्रेजेंट रहेगा उसी से गैग मॉलिक्यूल्स कोवेलेंटली अटैच्ड होंगे। ये मेनली ऐसा देखा जाता है गोल्जी apparatus में, ठीक है ना, और ये बिफोर द डिलीवरी ऑफ सेल थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ये जो कोर प्रोटीन का या प्रोटीओग्लाइकेंस का जब फॉर्मेशन होता है तो एक्सोसाइटोसिस से सेल के बाहर चला जाता है, जो कि जरूरत होता है सेल के बाहर मैट्रिक्स में। अब बात करते हैं कि प्रोटीओग्लाइकेन जो होता है वो बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, कह रहे कैन बी ह्यूज सॉरी प्रोटीओग्लाइकेन लाइक aggrecan, for example, which is major component of cartilage, has mass about 3 into 10 to the power 6 Dalton with over 100 gag chains। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि अगर प्रोटीओग्लाइकेन्स का एग्जांपल के रूप में लेंगे तो एग्रीकेन एक जो है वो प्रोटीओग्लाइकेन का एग्जांपल है, जो कि मेजर कंपोनेंट है किसके लिए, कार्टिलेज का। कार्टिलेज में आपको एग्रीकेन मिलता है, और ये एग्रीकेन जो होता है उसका अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 3 into 10 to the power 6 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और इस एग्रीकेन में अगर हम बात करें कोर प्रोटीन के साथ कितने गैग मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 100 गैग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच रहते हैं कोर प्रोटीन के साथ। दैट मीन्स कि इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीकेन विच इज प्रेजेंट इन द कार्टिलेज and its molecular mass is 3 into 10 to the power 6 Dalton, and it contains 100 gag molecules as a form of chain. It is not unbranched. It is unbranched, not branched, ठीक है ना। एग्रीकेन के जो भी गैग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रांच्ड नहीं होते हैं, वो अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि ये जो कुछ कॉमन प्रोटीओग्लाइकेंस के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ हम जो ये जो टेबल देख रहे हैं इसमें जो टाइप्स ऑफ हम देखेंगे प्रोटीओग्लाइकेंस कितने टाइप्स के हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रोटीओग्लाइकेंस हैं, ठीक है। इनके अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, ठीक है ना, कोर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ गैग चेन, मतलब इसमें ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन कौन कौन से ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस जो है वो अटैच रहते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ गैग चेन्स की बात करें, कितने नंबर ऑफ गैग होते हैं इसमें, फिर इनका लोकेशन, ये कहाँ मिलते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीओग्लाइकेंस जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये लोकेशन एंड फंक्शन। फंक्शन की बात करें कि ये क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये टेबल हम लोगों को मेनली ये चीजें दिखाता है। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो पहला जो है वो एग्रीकेन है, जैसे कि पहला जो प्रोटीओग्लाइकेन का टाइप है वो है एग्रीकेन, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 2,10,000 डाल्टन है, ठीक है। और इसमें जो गैग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसमें ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन जो मिलते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट, ठीक है ना।
और ये दोनों को दोनों सेपरेट चेन में मिलते हैं, मैंने दोनों का अलग अलग चेन होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का अलग चेन होता है एंड केराटिन सल्फेट का अलग चेन होता है। और इनका जो अप्रोक्सीमेट नंबर जो होता है वो 130 मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट का जो जो मॉलिक्यूल होगा वो 130 के आसपास होगा। और मेनली एग्रीकेन, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि एग्रीकेन जो होता है वो मेन कंपोनेंट है कार्टिलेज का, ये कार्टिलेज में मिलता है। और ये जो फंक्शन एग्रीकेन जो होता है वो कार्टिलेज में मिलने का कारण है ये जो मैकेनिकल सपोर्ट करता है, जाहिर सी बात है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है एंड फॉर्म्स लार्ज एग्रीगेट विथ हाइलोडोन, मतलब हाइलोडोन के साथ मिलके एग्रीगेट का फॉर्मेशन करता है और ये आपको कार्टिलेज में मिलता है। दूसरी बात, दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं, दूसरा जो आपका ये प्रोटीग्लाइकेन है वो होता है बीटा ग्लाइकेन। पहला है एग्रीकेन, दूसरा है बीटा बीटा ग्लाइकेन। बीटा ग्लाइकेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 36,000 डाल्टन, ठीक है। और इसमें जो मिलता है कॉन्ड्रोइटिन है इसमें और डर्माटन सल्फेट मिलता है। ये बहुत आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको बस ध्यान रखना है। इसमें जो गैग मॉलिक्यूल्स होता है वो सिंगल होता है, यानी कि अगर बीटा ग्लाइकेन की बात करें तो या तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट रहेगा, नहीं तो डर्माटन सल्फेट रहेगा। और ये मेनली सेल सरफेस या मैट्रिक्स में मिलता है, ये आपका बीटा ग्लाइकेन वगैरह जो जो भी प्रोटीग्लाइकेन होता है सेल सरफेस या मैट्रिक्स पे। और ये बाइंड करता है टीजीएफ बीटा से, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा से ये बीटा ग्लाइकेन बाइंड करता है। और तब ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो होता है बीटा, वो जाके वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं डेकोरिन। डेकोरिन जो होता है वो थर्ड हमारा प्रोटीओग्लाइकेन है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40,000, ठीक है। और इसमें जो होता है उसमें भी या तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट मिलेगा या डर्माटन सल्फेट मिलेगा। और इसमें जो नंबर ऑफ गैग मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ गैग मॉलिक्यूल्स जो है वो 1 होगा। और ये मेनली जो होता है बहुत वाइड स्प्रेड होता है कनेक्टिव टिश्यूज में। इसका जो फंक्शन की बात करेंगे हम, तो ये बाइंड करता है टाइप 1 कोलाजेन, फाइब्रिल या टीजीएफ बीटा से बाइंड करता है। तो मेनली जो बीटा ग्लाइकेन या डेकोरिन जो है वो टीजीएफ बीटा से बाइंड करता है, और डेकोरिन जो है वो टाइप 1 कोलाजेन फाइब्रिल से बाइंड करता है। अब बात करते हैं पर्लिकेन के बारे में। पर्लिकेन जो होता है वो 60,000 डाल्टन का होता है, ठीक है, सॉरी 6 लाख डाल्टन का। इसमें जो गैग मॉलिक्यूल जो मिलता है वो हेपारिन सल्फेट मिलता है, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ गैग मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो वैरी करता है 2 to 15 नंबर, 2 से 15 नंबर तक के गैग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें वैरी करते हैं। और मेनली जो इनका लोकेशन होता है वो बेसिल लेमिना होता है, जिसपे एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं। उस बेसिल लेमिना में परलिकैन मिलता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया लोकेशन। इनका फंक्शन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड कहता है कि स्ट्रक्चरल एंड फिल्टरिंग फंक्शन इन बेसल लेमिना। कि मेनली बेसल लेमिना में क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिल्टरिंग फंक्शन मतलब कि उसके स्ट्रक्चर बेसल लेमिना में फिल्टरिंग फंक्शन का काम करता है, क्योंकि वो फिल्टर करता है, कहीं ना कहीं फिल्टर का काम करता है ये परलेकेन, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको बता देते हैं। बीटा ग्लाइकेन, एग्रीकेन एंड सिंडेकेन पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा बार अगर कोई पूछा गया है तो सिंडेकेन पूछा गया है। तो सिंडेकेन 1 जो है ये 32,000 डाल्टन का है। और इसमें जो गैग मॉलिक्यूल्स जो मिलते हैं मेनली वो होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्लस हेपारिन सल्फेट भी मिल सकता है, वो सेपरेट चेन के रूप में होते हैं। ये मेनली 1 से 3 ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन चेन हो सकता है, ठीक है ना। और सेल सरफेस की बात करें तो सॉरी लोकेशन की बात करें तो ये सेल सरफेस पे मेनली मिलता है, सेल के सरफेस पे सिंडेकेन मिलता है। और इसका मेनली काम जो होता है वो सेल एडहेशन, ठीक है। इसका जो मेनली काम होता है वो होता है सेल एडेशन, बाइंड टू एफजीएफ एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सिंडेकेन होता है वो सेल के सरफेस पे मिलता है, और जब सेल के सरफेस पे मिलता है तो एक सेल को दूसरे सेल से बाइंडिंग में मदद करता है। इसके साथ साथ मतलब जैसे कि सेल एडिशन का काम करता है। अब इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिंडेकेन का, कि वो जब भी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग होता है तो एफजीएफ लिगेंड जो होता है उसको कुछ प्रोटीओग्लाइकेंस के साथ कॉम्प्लेक्स जोड़ना पड़ता है। और जैसे वो कॉम्प्लेक्स होता है तब उसके फंक्शन जो होते हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म होते हैं, यानी कि वो रिसेप्टर से बाइंड कर पाते हैं। तो एफजीएफ लिगेंड व्हेन बाइंड्स विद सिंडेकेन
and after that it will bind to the receptor FGF to perform the appropriate function. अगर FGF को appropriate function perform करना है तो वो उसको सिंडेकिन के साथ कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा और तब जाके वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इसके अलावा और भी ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी सिंडेकिन वगैरह में म्यूटेशन हो जाता है, सिंडेकिन की जीन में म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि सिंडेकिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है या अल्टर्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं FGF सिग्नलिंग जो होता है वो कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है। वैसे ही बीटा ग्लाइकिन के केस में होता है कि अगर बीटा ग्लाइकिन जो होगा, अगर वो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा तो TGF बीटा सिग्नलिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो हम आपको FGF सिग्नलिंग में हम आपको बताएंगे कि सिंडेकिन का क्या रोल होता है, और अगर सिंडेकिन अगर में के फॉर्मेशन में अगर कोई ना कोई अल्टरेशन हो जाए तो FGF सिग्नलिंग जो होगा वो बहुत ही अल्टर्ड होगा। तो इस तरीके से वो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बोन वगैरह में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, बोन जो होते हैं फ्रेजाइल हो जाते हैं, तो ये आपको FGF सिग्नलिंग में मिलेगा। एक है डैली, जो कि ड्रोसोफिला में मिलता है। डैली जो है एक प्रोटियोग्लाइकिन का नाम है जो कि 60,000 डाल्टन का होता है, और इसका जो गैग इसमें जो अटैच रहता है वो होता है हेपरिन सल्फेट, ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ चेन मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 से 3 वैरी करता है। लोकेशन की बात करें तो सेल सरफेस पे मिलता है, ठीक है। यानी कि ये जो सेल जो डेली मॉलिक्यूल्स है, डेली जो प्रोटियोग्लाइकिन है, वो आपको सेल सरफेस पे मिलेगा। इनका जो फंक्शन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये को रिसेप्टर का काम करता है, ये को रिसेप्टर फॉर विंगलिश एंड डेकापेंटाप्लाजिक सिग्नलिंग प्रोटीन, ठीक है ना। DPP जो होता है उसमें, या विंगलिश प्रोटीन, ये जो विंगलिश जो होता है उस समय आपको कहीं ना कहीं सिग्नलिंग में ये को रिसेप्टर का काम करता है या सिग्नलिंग प्रोटीन का काम करता है। तो ये जो आपका प्रोटीग्लाइकिन मॉलिक्यूल है कहीं ना कहीं इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होके सिग्नलिंग का काम करता है। इसमें भी म्यूटेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं वेंक्स वगैरह का फॉर्मेशन या और भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कि कहीं ना कहीं ड्रोसोफिला के सेगमेंट वगैरह के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है, वो तो प्रोटीओग्लाइकेन्स के बारे में बात था। अब ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन जो है प्रोटीओग्लाइकेन्स का एक पार्ट है। तो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन आर अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड चेन कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स। बहुत सारे डाइसेकेराइड यूनिट्स का रिपीटिंग जो होता है ये कहीं ना कहीं होता है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन। ये अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड चेन है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये रिपीटिंग डाइसेकेराइड है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, कौन सा डाइसेकेराइड? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एन ग्लूकोरियोनिक एसिड, ठीक है ना, ग्लूकोरोनिक एसिड। ये दो जो होंगे वो रिपीटिंग फॉर्म में होंगे, और ये रिपीटिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करें कि इन गैग्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ये सेकंड पॉइंट में है। आपको कह रहा है कि गैग कंटेन्स एमिनो शुगर, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन, ठीक है ना, ठीक है। विच इन मोस्ट केसेस सल्फेटेड, ये सल्फेटेड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, हाईली सल्फेटेड होता है, हाईली। ये हो गया आपको। तो बहुत सारा मतलब सल्फर ग्रुप इनसे जुड़ा होता है, बिकॉज दे आर सल्फेट एंड कार्बोनाइल ग्रुप, sorry, because they contain sulfate or carbonyl group on most of their sugar, GAG is highly negative charge. Due to presence of sulfate, ये गैग मॉलिक्यूल ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन जो होते हैं वो हाईली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। सो दे कैन अट्रैक्ट द डाइवेलेंट कैटायन। वो क्या करते हैं, डाइवेलेंट कैटायंस को, मेनली डाइवेलेंट कैटायंस कहिए या मोनोवेलेंट कैटायंस कहिए, जैसे कि आपको सोडियम Na+ जो है, Na+ जो है वो उनको अट्रैक्ट करता है और वो बाइंड करके रखता है। बात करें तो वो कहता है यही बात कि देयर हाई डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द क्लाउड ऑफ कैटायंस, स्पेशली सोडियम, that is that are osmotically active, causing large amount of water to be sucked into the matrix. This creates the swelling pressure, turgor, and enables the matrix with stand compressive force. बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ट्रिकी चीज है। कह रहा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई डेंसिटी चार्ज,
हाई नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो होती है वो आपको इस गैग पे मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करता है कैटायंस को टू न्यूट्रलाइज देमसेल्फ। वो कैटायंस को अट्रैक्ट करता है, तो उसमें स्पेशली जो कैटायंस होते हैं वो सोडियम होता है, Na+ होता है। और जैसे कि ये आता है तो इसके साथ साथ ये आने के कारण जो होता है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाएंगे तो जाहिर जाहिर सी बात है वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे अपने आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल वहां आएगा वो हाईली हाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक स्वेलिंग का प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक स्वेलिंग का प्रेशर क्रिएट होगा, और ये स्वेलिंग का जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं से विथस्टैंड करता है, एक कॉम्प्रेसिव फोर्स को क्रिएट करता है। दैट कॉम्प्रेसिव फोर्स जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में उसको थोड़ा सा टाइट रखने में हेल्प करता है। अब ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन की बात करें तो पहला जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन है वो है हाइलुरोनेन, ठीक है ना। हाइलुरोनेन या इसको और भी कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड या हाइलुरोनेट, ठीक है ना। कह रहा है कि इट इज सिंपलेस्ट form of gag consists of regular repeating sequence up to the 25,000 disaccharide units, is found in variable amount in all tissues, fluids in adult animals, especially abundant in early embryology। ये कह रहा है कि ये जो हाइलुरोनिन है ये सिंपलेस्ट गैग है, ठीक है ना। ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन है जो कि कंसिस्ट होता है कि रेगुलर रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ 25,000 डाइसेक्राइड्स, 25,000 डाइसेक्राइड यूनिट से बना होता है, जो मेनली फाउंड होता है वेरिएबल अमाउंट ऑल टिश्यू, मोस्टली ऑल टिश्यूज वगैरह में मिलता है, या फ्लूइड ऑफ एडल्ट एनिमल्स वगैरह में फ्लूइड में मिलता है, ठीक है ना। और बात करें तो अर्ली एम्ब्रियोज वगैरह में बहुत ज्यादा अबंडेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इट कंटेन्स नो सल्फेटेड शुगर। बहुत ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है या पूछेगा। हाइलुरोनिन जो होता है वो इसमें कोई सल्फेटेड शुगर नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें कोई सल्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, SO2 या SO4 नहीं प्रेजेंट होता है। इट्स डाइसेक्राइड यूनिट इज आइडेंटिकल, बहुत एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। इट्स चेन लेंथ इज इनॉर्मस, थाउजेंड ऑफ शुगर, एंड इट इज नॉट जनरली लिंक्ड कोवेलेंटली टू द कोर प्रोटीन। बहुत ध्यान से, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये जो होता है वो कोई सल्फेटेड शुगर को नहीं कंटेन करता है, यानी कि इसके शुगर पर कोई सल्फेट ग्रुप नहीं होता है, और इसके जो शुगर्स होते हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, मतलब जो भी शुगर इनसे जुड़े होते हैं वो आइडेंटिकल शुगर्स होते हैं। और बहुत सारे, मतलब अप टू द 25,000 डाइसेक्राइड्स इससे जुड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। और जनरली ये कोवेलेंटली लिंक नहीं करता है प्रोटीन के साथ, यानी कि हाइलुरोन जब भी प्रोटीन के साथ जुड़ेगा वो कोवेलेंटली लिंक्ड नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो फंक्शन ऑफ हाइलुरोन जो होता है वो बताया कि कह रहा है कि रोल इन रेसिस्टिंग कंप्रेसिव फोर्स इन टिश्यूज एंड ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स वगैरह या आपको टिश्यूज में जो होता है वो कंप्रेसिव फोर्स जो लगता है उसको रेसिस्ट करता है ये हाइलुरोन। स्पेस फिलर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होता है वो स्पेस फिलिंग का काम करता है। डेवलपिंग हार्ट फॉर एग्जांपल, hyaluron synthesis helps in this way to derive the formation of valves, septa and separate the heart chambers। मेनली जो होता है वो डेवलपिंग हार्ट की बात करें तो उसमें वाल्व्स, सेप्टा या सेपरेट करता है चेम्बर्स को, यानी कि उसमें जो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है वो ये हाइलुरोन जो होता है वो कराता है। अब कह रहा है कि हाइलुरोन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी ड्यूरिंग wound healing, important constituent of joint fluid and lubricants। अगर हम हाइलुरोन के बारे में बात करें तो ये लार्ज क्वांटिटी होता है वुंड हीलिंग के लिए, ठीक है ना। वुंड हीलिंग के दौरान ये लार्ज अमाउंट में फॉर्मेशन होता है इसका, और ये ज्वाइंट के फ्लूइड का इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट में जो हमारे ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं उनका जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, और ये सर्व करता है एज ए लुब्रिकेंट का, वहां पे लुब्रिकेंट का काम करता है। अब दूसरी जो बात करें, दूसरा जो आपका गैग है वो है आपका कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड ड्रामाटन सल्फेट। ये कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और ड्रामाटन सल्फेट जो होते हैं, जैसे कि नाम से ही सल्फेट, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं से
आपको सल्फर ग्रुप मिलेगा, कंट्रीब्यूट टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट एंड वॉल ऑफ एरोटा। बात करते हैं ये क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टेंडेंस को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और लिगामेंट्स को, ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ एरोटा जो होता है आपका, वो हार्ट का एरोटा जो होता है, वो वहां भी कहीं ना कहीं से ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दे हैव ऑल्सो बीन नोन टू अफेक्ट द न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होता है, न्यूरॉन्स की जो प्लास्टिसिटी होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राइटिन सल्फेट या डर्माटिन सल्फेट का रोल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेपारिन सल्फेट का। हेपारिन सल्फेट कहता है कि हेपारिन सल्फेट is a linear polysaccharide found in all animal tissues. It is occurs as a proteoglycan in which 2 or 3 heparin sulfate chain are attached in close proximity of cell surface in extracellular matrix. ये एक लीनियर पॉलीसेकेराइड है हेपारिन सल्फेट, ठीक है ना, जो कि मेनली ऑल आपके एनिमल टिश्यूज में मिलता है, और इट इज अकर इन प्रोटियोग्लाइकेन इन विच 2 or 3 हेपारिन सल्फेट चेन। मतलब जनरली ये ऐसे प्रोटियोग्लाइकेन्स में मिलता है जिसमें 2 और 3 हेपारिन सल्फेट का चेन होता है, और वो भी अटैच रहता है क्लोज प्रोक्सिमिटी में, एक दूसरे से अटैच बहुत ही चिपका हुआ रहता है, जो कि सेल सरफेस और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन में मिलता है। बात करते हैं ये अगला पॉइंट के बारे में, तो ये कह रहा है कि इट इज in the form of heparin sulfate bind to a variety of protein ligand and regulate the wide variety of biological activity including developmental process, angiogenesis, blood coagulation and tumor metastasis। जो हेपारिन सल्फेट जो होता है उसका वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है ना, जो कि लिगेंड के साथ, प्रोटीन के लिगेंड के साथ बाइंड होता है, जैसे कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये हेल्प करता है, एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी कि जिस समय सेल्स के ऊपर जो ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, जब ब्लड को कोगुलेट करना होता है तो हेपारिन सल्फेट का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्यूमर के मेटास्टेसिस में, जब ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह पे मेटास्टेसाइज करता है, तो उस समय हेपारिन सल्फेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका केराटिन सल्फेट, यानी कि ये जो नेक्स्ट प्रोटीग्लाइकिन है वो है आपका केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट है वेरिएबल अमाउंट ऑफ सल्फेट, इसमें बहुत वेरिएबल अमाउंट ऑफ सल्फेट होता है, ठीक है ना, एंड इट इज प्रेजेंट इन कॉर्निया, कार्टिलेज, बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स। ये मेनली इन सारी चीजों में मिलता है, कॉर्निया, कार्टिलेज, बोन एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कह रहा है कि ये अब हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में, क्योंकि जो हमारा जो प्रोटीग्लाइकेन वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन आर नो लेस इंपॉर्टेंट देन प्रोटीग्लाइकेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जितना ही प्रोटीग्लाइकेन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका फाइब्रस प्रोटीन। तो इस हिसाब से जितना आपका ये वो गैग मॉलिक्यूल जितना ही या प्रोटीग्लाइकेन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका ये फाइब्रस प्रोटीन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। अब बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में होता है कोलाजिन। कोलाजिन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइब्रस प्रोटीन होता है, दैट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज में वो जो होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिलता है। करें कि प्राइमरी फीचर ऑफ टिपिकल कोलाजन मॉलिक्यूल इज लॉन्ग, स्टिफ एंड ट्रिपल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी फंक्शन होता है टिपिकल कोलाजन का वो होता है कि प्राइमरी फंक्शन ही फीचर कहिए कि लॉन्ग, स्टिफ एंड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कोलाजन का, in which 3 collagen polypeptides chain that is called alpha chains are wound around one another like rope like superhelical। जैसे इसमें बात करें, ये जो प्राइमरी फीचर होता है वो लॉन्ग होता है, जो कि कोलेजन मॉलिक्यूल जो होता है लॉन्ग होता है, स्टिफ होता है और ट्रिपल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, ये कोलेजन मॉलिक्यूल। ट्रिपल स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि कोलेजन मॉलिक्यूल्स में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो एक दूसरे से हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। अब आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक चेन है, ये दूसरा चेन है और ये तीसरा चेन है। ये तीनों जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के ऊपर हेलिकली अरेंज्ड है,
जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो होते हैं वो स्टेबलाइज्ड होते हैं, एक का एमिनो टर्मिनल और तीसरे का फर्स्ट और थर्ड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं से ये स्टेबलाइज करता है कोलेजेंस को। Collagens are extremely rich in proline, glycine. Proline because of its ring structure and stabilizes the helical conformation in each alpha helix, while the glycine regularly spaced at every third residue throughout the central region of alpha helix. ये जो कोलेजन होता है वो आपका ग्लाइसिन और प्रोलीन रिच होता है। इसमें प्रोलीन का मेनली काम होता है कि वो रिंग स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, यानी कि हेलिकली अगर अरेंज होना है तो वो उसको कहीं ना कहीं से प्रोलीन उसको प्रोवाइड करता है। और ग्लाइसिन जो होता है वो हर थर्ड रेसिड्यू के रूप में मिलता है ग्लाइसिन, जो कि सेंट्रल रीजन वगैरह मैंने अल्फा हेलिक्स के बीच वगैरह में, अल्फा चेन के बीच वगैरह में जनरली ग्लाइसिन वगैरह एवरी थर्ड रेसिड्यू पे मिलता है। कह रहे कि ह्यूमन जीनोम जो होता है वो कंटेन करता है 42 डिस्टिंक्ट जीन्स कोडिंग फॉर डिफरेंट कोलेजन अल्फा चेन, ठीक है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज जीन्स एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट टिश्यूज। कह रहा है कि अगर बात करें हम कि ह्यूमन जीनोम में तो 32 अलग अलग जीन्स हैं जो कि कोलेजन के अल्फा चेन्स को, अलग अलग अल्फा चेन्स को कोड करता है। और ये अल्फा चेन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करके ओवर थाउजेंड और हंड्रेड्स ऑफ कोलेजन का फॉर्मेशन टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन के फॉर्मेशन करते हैं। अब कह रहा है कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर आर, ये चीज हम टेबल में देखेंगे टाइप ऑफ कोलेजन के बारे में, ठीक है, अगली स्लाइड में। कह रहा है कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर आर मेनी ह्यूमन जेनेटिक डिजीज दैट अफेक्ट द फाइब्रिल फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये बहुत सारे जेनेटिक डिजीज है जो कि फाइब्रिल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। जैसे कि बात करें कि म्यूटेशन अफेक्टिंग टाइप 1 कोलाजेन कॉज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कैरेक्टराइज्ड बाय वीक बोन एंड फ्रैक्चर इजीली। अगर आपको टाइप 1 कोलेजन के जीन में अगर कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो जाता है तो वो एक डिजीज कॉज करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है सीएसआर नेट में। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो कि अगर आप बात करें फीचर्स की वो कैसे होता है, तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होता क्या है कि बोन्स जो होते हैं वो इजीली फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 1 कोलेजन में म्यूटेशन के कारण अगर ऐसा होता है तो ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, ठीक है। दूसरी बात करें कि इफ म्यूटेशन अफेक्टिंग द टाइप 2 कोलेजन बिकॉज द एंड कॉज द कॉन्ड्रोडिस्पेसिया, ठीक है ना, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल कार्टिलेज व्हिच लीड्स टू द बोन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटीज, ठीक है ना। कह रहे हैं कि अगर टाइप 2 कोलेजन के जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो वो कॉन्ड्रोडिस्पेसिया एक डिजीज होता है, उसको कॉज करता है, जो कि कॉन्ड्रोडिस्पेसिया में मेनली जो होता है कि वो कार्टिलेज जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली बोन और ज्वाइंट्स की डिफॉर्मिटीज कॉज करता है। बोन और ज्वाइंट जो होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि वो इजीली या बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब तीसरा जो है वो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि म्यूटेशन अफेक्टिंग टाइप 3 कोलेजन कॉज एहलर डैंटोस सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेजाइल स्किन ब्लड वेसल्स एंड हाइपरमोबाइल जॉइंट्स, ठीक है ना। कह रहे हैं कि अगर टाइप 3 के जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इहेलर डेंटो सिंड्रोम हो जाएगा। और ये इस सिंड्रोम में जो होता है, जो स्किन जो होता है वो फ्रेजाइल हो जाता है, ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो जाता है, हाइपर जो ज्वाइंट्स जो होते हैं वो हाइपर मोबाइल हो जाते हैं, बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं, मतलब स्लिप करते रहते हैं एक दूसरे पे। ये तीनों जो है पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बात करें कि ये है आपका टाइप ऑफ कोलाजेंस के बारे में। तो टाइप ऑफ कोलाजेंस जो यहाँ आप देख रहे हैं, तो मेनली जो हम बात करते हैं फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलाजेंस होते हैं, फाइब्रिल से एसोसिएटेड कोलाजेंस होते हैं, नेटवर्क फॉर्मिंग कोलाजेंस होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन कोलाजेन होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन कोर प्रोटीन कोलाजेन होते हैं। ये मेनली ये इस टाइप के होते हैं। इसमें अगर टाइप 1 कोलाजेन की बात करें तो ये होता है कि पहले तो देखिएगा टाइप्स है, ये पॉलीमराइज फॉर्म है, कहाँ कहाँ मिलता है ये, और म्यूटेंट फिनोटाइप, इसका जो म्यूटेशन हो जाए
तो क्या कॉज कर, जैसे कि हम आपको टाइप 1 में बताएं तो ये फाइब्रिल, ये पॉलीमराइज होता है तो फाइब्रिल का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेनली बोन, स्किन, टेंडन, लिगामेंट्स, कॉर्निया, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना, इन सब में ये टाइप 1 कोलेजन मिलता है। और अगर इसमें म्यूटेशन होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सीवियर बोन डिफॉर्मिटीज होता रहता है, डिफेक्ट होता है, फ्रैक्चर होने लगता है, और उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो टाइप 2 कोलेजन है वो फाइब्रिल का फॉर्मेशन करता है जो पॉलीमराइज होता है तो, और कार्टिलेज जो में मिलता है, ये जो टाइप 2 होता है मेनली कार्टिलेज या इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नोटोकॉर्ड, विट्रस ह्यूमर, जो आई का विट्रस ह्यूमर होता है उसमें मिलता है। और जब भी इसमें अगर म्यूटेशन होता है तो कॉन्ड्रोडिस्प्लेसिया कॉज करता है, जो कि कार्टिलेज डिफिशियंसी वगैरह या ड्वार्फिज्म कॉज करता है। अब बात करते हैं कि टाइप 3 कोलाजन के बारे में। टाइप 3 कोलाजन कह रहा है कि अगर ये टाइप 3 पॉलीमराइज होता है तो ये भी फाइब्रिल का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेनली स्किन, ब्लड वेसल और इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह में मिलता है, और ये कॉज करता है फ्रेजाइल स्क्रीन। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए टाइप 3 में तो फ्रेजाइल स्क्रीन, लूज ज्वाइंट्स, बोन, ब्लड वेसल्स प्रॉन टू रैप्चर। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रप्चर कर जाते हैं, जो आपका ब्लड वेसल होता है, और इसके द्वारा जो जो डिजीज कॉज होता है वो उसको बोलते हैं एहलर डेंटॉस सिंड्रोम, डेनलॉस सिंड्रोम, ठीक है ना, ये होता है। अब टाइप 5 की बात करें अगर, तो टाइप 5 ये भी पॉलीमराइज करता है तो फाइब्रिल का फॉर्मेशन करता है, और ये भी मेनली बोन, स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह में मिलता है, और अगर इसमें भी अगर म्यूटेशन हुआ तो स्किन फ्रेजाइल हो जाएगा, लूज ज्वाइंट्स हो जाएगा, और ब्लड वेसल जो होंगे वो भी रप्चर कर जाते हैं, पांचवा में भी। अब बात करते हैं टाइप 11 की, ठीक है ना। टाइप 11 की बात करें तो ये भी फाइब्रिल का फॉर्मेशन करता है, और मेनली कार्टिलेज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क वगैरह में मिलता है, मायोपिया कॉज करता है या ब्लाइंडनेस कॉज करता है। तो आपसे मेनली आपसे पूछेगा कि अगर टाइप 4 में, टाइप 1 में, टाइप 2 में अगर इस टाइप के अगर हम डिफॉर्मिटीज कॉज हो या म्यूटेशन कॉज हो तो वो कौन से सिंड्रोम्स की बात करता है। तो आप मेनली आप याद रखिएगा कि ये जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप 11 की, सॉरी टाइप 9 की। तो ये लेटरल एसोसिएटेड, क्या क्या कहते हैं, लेटरल एसोसिएटेड विद टाइप 2 फाइब्रिल्स। टाइप 2 फाइब्रिल्स जो होते हैं उससे एसोसिएटेड रहता है, जैसे कार्टिलेज वगैरह में मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है। ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि टाइप 9 के अगर कोलेजन टाइप 9 में अगर म्यूटेशन होता है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है। और 4 की बात करें, टाइप 4 कोलेजन की बात करें तो ये सीट लाइक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, और बेसिल लैमिना में मेनली मिलता है। किडनी डिजीज वगैरह, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या डिफनेस जो होता है वो कॉज करता है आपका टाइप 4 कोलेजन, ठीक है। इस तरीके से आपका टाइप 7 की बात करें या टाइप 17 की बात करें या टाइप 18 की बात करें तो ये सारे के सारे स्किन ब्लास्टरिंग, स्किन ब्लिस्टरिंग, मायोपिया, डिटैच रेटिना, ये सारे सारे चीजों का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ कोलाजिन की बात और उनकी प्रॉपर्टी और उनके म्यूटेंट फिनोटाइप्स के बारे में। ये बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। टाइप 1, 2, 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 4 इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का लेक्चर खत्म होता है, और अगर हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम अमन लाइफ साइंस एकेडमी है पटना में। हम ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर CSIR नेट, गेट एंड लाइफ साइंस के लिए और अदर PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं हूँ पंकज अमन, जो कि मैंने CSIR नेट गेट क्वालिफाई किया है, और करेंटली मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पटना यूनिवर्सिटी का। साथ ही साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में। जो हमारी स्पेशलिटी है वो हम जो अमन लाइफ साइंस एकेडमी जो हमारा प्रोवाइड करता है वो मेनली वो आपको CSIR के एक्सपर्ट फैकल्टी जो होते हैं वो हमारे यहाँ मिलेंगे। आपको यूनिट वाइज एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगे, और यूनिट वाइज आपको रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी मिलेगा, डाउट एंड रिविजन क्लासेस मिलेंगे, ठीक है ना। रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो पे बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, और बेस्ट रिजल्ट रेशियो होगा आपको नॉर्थ बिहार में कहीं भी, ठीक है। थैंक यू।